गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं दिनेश सर और आप लोग देख रहे हैं पुण्यन बिहार पूर्णिया लाइव कार्यक्रम। और आज हम लोग 10th क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र, उसके बारे में हम लोग कुछ नया सीखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। सबसे पहले ये जानिए कि जीवों को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऊर्जा के बिना तो जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। जब जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? सोचने वाली बात है। तो जीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो भोजन से प्राप्त होता है। तो भोजन से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होगा? क्या भोजन को देख लेने से प्राप्त हो जाएगा या भोजन को छू लेने से प्राप्त हो जाएगा? नहीं ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमारे शरीर को कुछ जैविक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हीं जैविक प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया का नाम है पाचन अर्थात डाइजेशन। उसको अगर हम लोग विज्ञान की भाषा में बोले तो भोजन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। उसका सरलतम और अवशोषण के लायक जो उसका रूपांतरण होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो पाचन की जो प्रक्रिया है आखिर कहाँ होगी? आपके शरीर में होगा। तो उसके लिए कुछ अंगों की जरूरत होती है और जितने अंग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं उन्हें हम लोग पाचन अंग कहते हैं। और पाचन अंग के साथ जब आपके शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिर्स्रावी ग्रंथि उसको फिर जब मदद करता है, असिस्ट करता है, तो एक सिस्टम बना लेता है पचाने का। तब उस प्रक्रिया ये जो सिस्टम डेवलप होता है, विकसित होता है, इस तंत्र को हम लोग तब पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अंग और तंत्र दो अलग अलग चीजें। अंग एक भी हो सकता है लेकिन तंत्र एक से ज्यादा अंग के आपस में तालमेल से ही बनता है। तो अब हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि पाचन की जो परिभाषा है उसको सरल शब्दों में देख लेते हैं। उसके बाद ये जो पाचन जो तंत्र है इसमें जो जो अंग शामिल हैं उसका एक पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद हर एक बिंदु पर ज्यादा विस्तार में नहीं तो कम से कम थोड़े थोड़े शब्दों में हम लोग जो आपके सिलेबस के हिसाब से हम समझा देते हैं। तो पहले हम पाचन अर्थात डाइजेशन को परिभाषित अगर करें तो लिखते हैं वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थ सरलतम एवं अवशोषणीय स्वरूप में बदल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो यहाँ आपको याद रखना है इस प्रक्रिया में मैंने क्या लिखा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये महत्वपूर्ण टर्म है। और जो बदल जाता है किस चीज में? सरलतम और अवशोषण के लायक रूप में। इससे हम लोग क्या करते हैं? पाचन करते हैं। और पाचन की जो प्रक्रिया है इसके लिए कुछ और पदार्थ की भी जरूरत होती है जिसको हम लोग पाचक रस या एंजाइम कहते हैं। तो ये पाचन की जो प्रक्रिया है इसके मदद से होता है। तो पाचक रस अर्थात एंजाइम की मदद से होता है। तो इसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं, एंजाइम का बहुत सारा वर्ग होता है जिसमें से पाचन की प्रक्रिया में जो एंजाइम का वर्ग भाग लेता है उसको हम लोग हाइड्रोलेज कहते हैं। हाइड्रोलेज। इस टर्म को लिखाने से आपको दो फायदा होगा। एक तो आप जान जाएंगे
कि पाचन की प्रक्रिया में हाइड्रोलेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा बात आप समझ जाएंगे अगर बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन कि पाचन की प्रक्रिया जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अपकरण है, जल अपघटन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम से पता चलता है हाइड्रोलेज यानी वह एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करवाता है अर्थात जल अपघटन करवाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम के कारण जितना भी भोज्य पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसी के कारण इसका क्या होता है, जल अपघटन होता है। तो जल अपघटन के द्वारा ही ये जटिल कार्बनिक पदार्थ अपने सरलतम स्वरूप में पहुंच जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। इस पाचन की जो प्रक्रिया है इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। और इस पाचन तंत्र में इसका जो मुख्य जो अवयव है, कंपोनेंट है, आहार नाल, और दूसरा जो घटक है इसका ग्रंथि। और ग्रंथि में जिन ग्रंथियों की आवश्यकता इस प्रक्रिया के दौरान होती है उसमें आपका सबसे पहले यकृत अर्थात लीवर, लाल ग्रंथि और तीसरा है अग्नाशय। यकृत, लाल ग्रंथि और अग्नाशय ये क्या है, तीनों ग्रंथि है जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। और पाचन होता कहाँ पर है, तो आहार नाल में है। तो आहार नाल क्या है, एक ऐसा लंबा पाइप है जो मुंह से इस जगह से प्रारंभ होता है, अंत में गुदा तक पहुंच जाता है। इसी दौरान ये कहीं पर ज्यादा मोटा है, कहीं फुला हुआ है, कहीं ज्यादा पतला है, लेकिन ये एक लगातार कंटिन्यूअस पाइप है। ऐसा नहीं कि कई पाइप को आपस में जोड़ जोड़ के बनाया गया, एक नियमित क्या है, नली है। अब पाचन की प्रक्रिया इसी नली में होती है जिसकी लंबाई जो होती है औसतन 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इस आहार नाल में आपको हम दिखाते हैं तस्वीर से, यहाँ पे जो सबसे आगे का जो हिस्सा जो खाली हिस्सा आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं। ये आपका मुख्य गुहा है। और सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है आपका ये गुदा अर्थात एनस है, इसको हम लोग एनस कहते हैं। और यहाँ से पाचन की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होती है और यह खत्म जो है गुदा तक में खत्म हो जाता है। ये पूरे पाचन तंत्र का एक सरल डायग्राम आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो ये मुख्य गुहा है, तो पहले लोग मुख्य गुहा का थोड़ा चर्चा कर लेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट है। तो एक मुख्य गुहा, इसके बाद यहाँ पे आपको जंक्शन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक नली है, इस नली को ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली के बाद आगे जो अंग्रेजी की जे सेट लाइक संरचना है पहला, इसको हम लोग आमाशय कहते हैं। और आमाशय के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है आपका छोटी। और ये जो बड़े से पाइप की प्रतिक्रिया ये आता है बड़ी। तो मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा। तो हम लोग
किसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे तो आहार नाल में कौन कौन से भाग हो गए? तो एक तो पहला हो गया मुख गुहा, ओरल कैविटी, उसके बाद हो गया ग्रसनी, उसके बाद का हिस्सा क्या है? ग्रास नली, उसके बाद आपका छोटी आंत, सॉरी आमाशय, आमाशय है, और आमाशय के बाद छोटी आंत, और उसके बाद है बड़ी आंत। और ये इसका पूरा एक नली का पार्ट का हिस्सा का नाम है, जिसमें ये आमाशय या फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इस पर हम लोग एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस मुख गुहा के बारे में चर्चा करते हैं। अब इस मुख गुहा को अगर हम लोग देखें, गुहा में गुहा का अर्थ है खाली स्थान। ठीक है, ये खाली स्थान है जिसको हम लोग भरते हैं खाना खाने के दौरान। किस चीज से? भोजन से। और भोजन से भरने के बाद दांत की मदद से उस भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं, फिर उसमें लार मिलाते हैं और फिर उसको लोग निगल जाते हैं। एक सरल प्रक्रिया है। तो इस गुहा में हम लोग दो सेक्शन में इस चीज को समझेंगे। पहले इस मुख गुहा में कौन कौन से अंग मौजूद है और उसके बाद इस मुख गुहा में कौन सी क्रिया होती है। इसका हम लोग दो हेडिंग करके समझते हैं। पहले हम बात में देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में, इसमें कौन कौन से अंग शामिल है, और दूसरा इसका कार्य, यहाँ पे कौन सा कार्य या फिर प्रक्रिया संपन्न होता है। तो हमको विषय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो इस संरचना में देखिए अगर, तो इसमें अंग होंगे, 3 प्रकार के अंग मुख्य रूप से इसमें भाग लेंगे। एक हो जाएगा आपका दांत, सबसे महत्वपूर्ण है, जो भोजन को चबाने का काम करेगा। दूसरा अंग जो है इसमें जीभ हो जाएगा, और तीसरा लार ग्रंथि। दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ये तीनों मुख गुहा में पाए जाते हैं। जिसमें से जीभ का जो मुख्य काम होता है, जब हम दांत के द्वारा भोजन को चबाते रहते हैं तो जो भी बड़े बड़े टुकड़े दांत से बाहर निकलते हैं, बाहर आके गिरते हैं मुख गुहा में, उसको जीभ समेट के फिर दांत के पास पहुंचाता है। दूसरा, अंदर से दांत की सफाई भी करता है। तीसरा, लार को मिक्स करता है। और चौथा जो है कि जब सारा कुछ मिक्स हो जाता है तो जीभ जो है उसको अंदर की ओर धकेल देता है। जीभ जो है इस मुख गुहा का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग तालु बोलते हैं। ये दो है, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो ये नीचे वाले तालु से एक मांसक संरचना से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग फ्रेन्यूलम कहते हैं। और अंदर में ये जो जीभ है वह एक हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हायोड बोन कहते हैं। बस इतना जानना है कि अगर ये मुख गुहा है, अगर ये जीभ है, तो यहाँ पे जो मांसक संरचना जिससे ये जुड़ा हुआ ये फ्रेन्यूलम है, और अंदर यहाँ पर गले के पास एक हड्डी है, इससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हायोड बोन कहते हैं। और आगे का हिस्सा क्या होता है? फ्री होता है। और इसमें छोटी छोटी स्वाद तरीकाएं होती हैं। जो जीभ का एक और काम भी क्या होता है? भोजन का स्वाद लेना, टेस्ट लेना। अगर मुंह के अंदर अगर आप मिट्टी भी खा लें, गोबर खा लें, कुछ भी खाइएगा वो कोई स्वाद नहीं। जो भी है स्वाद के लिए जिम्मेवार आपका ये एरिया ही है, जिसमें से इसका अलग अलग हिस्सा, जैसे आगे का हिस्सा मीठे स्वाद के लिए, बगल का नमकीन के लिए, बगल का खट्टे के लिए, और यहाँ पर कड़वा जो स्वाद है, मिर्च का जो स्वाद है, इसके लिए जिम्मेवार होता है। उसके बाद ये जो खाली जो जगह बन रहा है, इसी को हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? मुख गुहा कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये क्या है? ये एक रफ स्केच में अगर देखें तो ये दांत है। ठीक है, तो दांत का जो प्रकार है उसके बारे में आप
जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है, कतरनक होता है, भेदक होता है, अग्रचवर्णक होता है, फिर चवर्णक होता है ना। इसके बारे में आपको 10th क्लास में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं कि आगे का जो कतरनक वाला हिस्सा है वो भोजन को काटने का काम करता है, भेदक जो होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का, और चवर्णक जो होता है चबा यानी मोटे जो टुकड़े में तोड़ा गया जो भोज्य पदार्थ है उसको महीन कर देता है, ग्राइंड कर देता है। ठीक है, इतना आप जीभ के बारे में और दांत के बारे में बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको 10th क्लास में दांत के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है कि दांत का जो संरचना होता है कैसा होता है, इसको हम आपको फिगर से दिखाते हैं। अगर आप इस दांत की संरचना को देखें तो ये दांत दिख रहा होगा आपको 3 हिस्से में, ये दांत आपका 3 हिस्से में बटा हुआ, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दांत का, इसको हम लोग किरीट या क्राउन कहते हैं, और ये मिडिल वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को ग्रीवा या नेक कहते हैं, और सबसे जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम लोग जड़ या रूट, ये 3 पार्ट में दांत का ये हिस्सा है। और ये देखिए ये जो रूट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला जो ये नीचे वाला जो जबड़ा है, हड्डी है, जहाँ ये दांत फंसा हुआ होता है, यहाँ पर एक सॉकेट नुमा संरचना बनाता है, इसको बोनी सॉकेट कहते हैं, इसी में ये धंसा हुआ होता है। इसके बाद जो मध्य भाग है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस तरह से मसूड़े के अंदर पैक किया हुआ रहता है। ठीक है, ये हड्डी हो गया, ये मसूड़ा हो गया, और ये जितना बड़ा पोर्शन आपको दिखता है, ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला हिस्सा ये क्या होता है, एक्चुअल में क्राउन होता है। और इसका अगर परत को देखें, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक उजला वाला परत है, इस उजले परत को एनामेल बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? एनामेल। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर ये पदार्थ, ये हिस्सा घिस जाए तो दांत तुरंत नष्ट हो जाएगा। आप लोग देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर सुपारी को चबाते रहते हैं, या फिर बालू से दांत को साफ कर लेते हैं, तो जिसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो हिस्सा धीरे धीरे घिसता हुआ खत्म हो जाएगा। तो ये जो पीला वाला जो हिस्सा है, ये दांत का मुख्य मेन पार्ट है, इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। और ये एनामेल है, उसके बाद डेंटाइन है। ठीक है, और इसके बाद ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इस जगह पे यहाँ ये वाला खाली हिस्सा, ये जो खाली जगह है, इसको हम लोग पल्प गुहा कहते हैं या पल्प कैविटी कहते हैं। ये डेंटाइन जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये एनामेल
ये जो होता है फ्लोराइड का बना होता है, कैल्शियम फ्लोराइड का, जिसमें अगर फ्लोराइड को ऐड करते जाएंगे तो और मजबूत होता जाएगा। अगर आप लोग टीवी देखते हो, ऐड देखते हो तो दिखाता है कि इसमें जो कोलगेट में फ्लोराइड मिला हुआ है जो आपके दांतों को एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करता है ना। आखिर इसमें कोलगेट के इस्तेमाल से होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि ये जो एनामेल है उसका मुख्य जो घटक है फ्लोराइड होता है। और ये डेंटाइन किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ये मुख्य हिस्सा है। और ये खाली जो स्थान है जिसको हम लोग पल्प गुहा बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि रक्त नलिकाएं इस तरह से उलझती हुए, और साथ ही साथ एक दूसरा कलर से आपको दिखा दे कि जो तंत्रिका है जिसको हम लोग नर्व बोलते हैं, ठीक है, इस दोनों का यहाँ पर क्या होता है? मिक्स रहता है। और इसके अलावा इसके साइड में बहुत सारी कनेक्टिव जो उत्तक है, संयोजित उत्तक है, तो मिलके एक अस्थि मज्जा के समान एक संरचना बनाते हैं जिसको हम लोग पल्प के नाम से इस नाम जानते हैं, पल्प के नाम से जानते हैं। और यह पे आप एक बात को ध्यान दीजिए कि हम लोग अगर ब्रश लगातार, ब्रश कुछ बच्चे होते हैं कि ब्रश करते ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन में ब्रश करते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन के जो पदार्थ होते हैं इस पे आके चिपक जाएंगे, तो इस पे जब चिपकेंगे तो यहाँ पर उस पर जो जीवाणु है उसको संक्रमित करेंगे। तो जीवाणु और भोज्य पदार्थ, भोजन में क्या है? खास करके चॉकलेट हुआ, मिठाई हुआ, जिसमें शर्करा का मात्रा, चीनी का मात्रा ज़्यादा है, अगर उसका इस्तेमाल कर लें और ब्रश न करें, पानी से कुल्ला न करें, तो इस शर्करे पर क्या होगा? जीवाणु का संक्रमण होगा। और जीवाणु का जब उसमें संक्रमण होगा तो यहाँ पर वो अम्ल का निर्माण कर देगा। इसका निर्माण करेगा यहाँ पे अम्ल का। और आप जानते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जब है तो यहाँ पे क्या करेगा? कैल्शियम और फॉस्फेट का जो संरचना उसको क्या करेगा? वो तोड़ना प्रारंभ करेगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये दांत में छेद होना स्टार्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जिस कारण से जब आप ठंडा या गर्म पानी पीजिएगा तो आपके दांत में झंझनाहट और कनकनाहट वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तब डॉक्टर क्या करेंगे? इस पूरे एरिया को आरसीटी करके काट के निकाल देंगे और इस एरिया में केमिकल्स के द्वारा इसका फिलिंग कर देते हैं। इस चिकित्सा को आरसीटी कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इस क्रिया में ये जो नर्व है, इस नर्व को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है छेद के द्वारा, ताकि आपका दांत सिर्फ एक नकली दांत के अलावा किसी और कुछ बचा ना रहे। ठीक, अब इसका जो दांत का एक फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको 10th क्लास में, 10th क्लास से जो आगे भी आपको जो है हर एग्जाम में काम आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 21 23 21 23। तो ये फॉर्मूला जो इसको डेंटल फॉर्मूला कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ आगे का दो, अगर आप एक बक्कल के मिट्टी का अगर ड्रॉ करते हैं और यहाँ दांत को दिखा रहे हैं, तो इसको आप 2 टुकड़े में बांटिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक सेट इसको दिखाएगा और यहाँ से यहाँ तक का ये सेट ये नीचे वाले का, और फिर इसी तरह से इधर का 21-23 और इधर का 21-23। इस तरह से एक वयस्क व्यक्ति में जो दांत होता है कितना हो जाएगा? जोड़ के देख लीजिए, 2 1 3 3 8 1 8 8 16 16 16 32, तो 32 दांत होगा, जिसमें ये 2 जो होगा वो क्या कहलाएगा? इंसीजर या कतरन। एक जो है क्या कहलाएगा? भेदक या केनाइन। 2 क्या कहलाएगा? अग्रचर वर्णक, प्रीमोलर, और 3 क्या कहलाएगा? मोलर। हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या समझिए,
दांत का जब आप संरचना अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख गुहा में क्या होता है। इसके कार्य के बारे में, मुख गुहा में आपने दांत के बारे में पढ़ लिया, जीभ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया, और एक जो बच गया है कौन सा, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि